हेलो डियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम फिर आपके पास आपका वेरी बेसिक चैप्टर लेकर मौजूद हैं और आपका वेलकम है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, बात करते हैं हम करने क्या जा रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि स्टडी ऑफ चार्ज इन डिफरेंट मोड। बच्चों अलग अलग मोड में चार्ज किस तरीके से काम करता है उसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके कई मोड हो सकते हैं चार्ज के स्टडी के। तो सबसे पहले हमारी कहानी क्या होनी चाहिए बच्चों? हमारी कहानी ये होनी चाहिए कि सर मोड तो बाद में बात करेंगे, सर पहले बताओ चार्ज क्या होता है। तो वेरी बेसिक डेफिनेशन जो है चार्ज का वो कुछ नहीं है। इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बेसिक डेफिनेशन चार्ज की आज तक प्रैक्टिकली नहीं बनी है। लेकिन जब हम 12th स्टैंडर्ड में होते हैं तो एक डेफिनेशन हमारे पास होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसका भैया? तो मैटर का। और मैटर की प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है? ये मैटर की जो किसी दूसरी मैटर या सब्सटेंस पे अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स दिखाए, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाए। तो इसके दो तरह के इफेक्ट भी आते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, चार्ज की पूरी स्टडी जब को हम डिफरेंट मोड में देखते हैं, कभी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं, कभी इसको मैग्नेटिज्म में देखते हैं, कभी इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी देखते हैं। तो कब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, कब ये मैग्नेटिज्म होगा और कब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करेगा, हम उस पर थोड़ी सी बेसिक चर्चा करते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे। ओके बच्चों, चलो जी देखते हैं। सबसे पहले चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज का डेफिनेशन होता है कि इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। बच्चों आपको डेफिनेशन मैंने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि आपका टाइम खोटा ना हो। ओके बच्चों, तो अपन क्या देख रहे हैं? स्टडी ऑफ चार्ज देख रहे हैं। चार्ज की डेफिनेशन लिखा कि ये किसी भी दूसरे मैटर पर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे प्रैक्टिकल टेस्टिंग में हम इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, चलो जी बात करते हैं आगे इसके ऊपर कि कब ये इलेक्ट्रिक एंड कब ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो हमने आपको देखा कि चार्ज क्या है भैया, मैटर की प्रॉपर्टी है। आप उसको ऐसे समझ सकते हो, देखो आपने बचपन में ऐसे किया होगा, कागज को सटाया होगा, कागज चिपक गया होगा, स्टिक कर गया होगा, तो आप कहते हो देखो मैंने मैजिक दिखाया। जी मैंने मैजिक दिखाया, खूब किए हमने, आपने, सबने, बच्चों ने 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग ऐसा काम खूब किया करते थे और अब कहा करते थे कि देखो यार क्या मैजिक है। तो मैजिक का राज कब खुलेगा बच्चों? 12th में आकर। क्या खुलता है कि कैसे ये चार्ज होता है, किस तरह इस पर चार्ज दिया जाता है, बाय इंडक्शन, बाय फलना ढिमकाना, सारी चीजें हैं, लंबी चौड़ी कहानी है। आप एनसीईआरटी में खुद इसको देख सकते हो। हम वो बात करेंगे जहां आपकी की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन तो लिखना बनता था, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। चलो जी आगे बात करते हैं कि वेरी बेसिक यूनिट जो है हमारे पास चार्ज की कौन सी है। चार्ज की वेरी बेसिक यूनिट हमारे पास कौन सी है? तो हमारे पास जो वेरी बेसिक यूनिट है चार्ज की, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना बच्चों। ये तो अरे सर, ये तो आपने वही पुरानी कहानी लिख दी जब हम क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर, आणविक संरचना पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पढ़ा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। भाई हमने भी वहीं पढ़ा था कोई बहुत ज्यादा आप में हम में फर्क नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, किसी एटम के स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है भाई साहब? गोल गोल घूमता रहता है। ओके, और ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर में हमारा प्रोटॉन होता है और यहां भाई साहब इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये बात आप भी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें कोई कहानी की जरूरत, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम आगे क्या बात करेंगे? हम आगे बात करेंगे इसके आगे की। आगे क्या है? आगे है कब हम इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं, कब हम इसको
क्या बोलते हो, मैग्नेटिज्म कहते हैं, कब हम इसको क्या कहते हैं। तो दो तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो जब देखो सबसे पहले तो आपने आपको बता दें कि वेरी बेसिक यूनिट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि इलेक्ट्रॉन का क्या है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर कितना पहले तो चार्ज की यूनिट क्या है ये समझ लो। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, याद रखना, इसको हम लोग कूलम्ब कहते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है। और एक बात और कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी मतलब पढ़ चुके हो यार 11th में हम हमारा आप दोनों, व्हाट इज स्केलर, नो डायरेक्शन वाले मैग्नीट्यूड, सिर्फ खाना है, किसी कुछ देना नहीं है, किसी कुछ बताना नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं बताना है, सिर्फ खा के सो जाना है, मतलब स्केलर हो जाना है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल की बात अगर कर ले हम तो मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल MFP। तो हम पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर कितनी चार्ज होते हैं, तो इस पर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम होता है बच्चों। थोड़ी बोरिंग तो लगेगा, हो सकता है आपको थोड़ा बोर लगेगी, क्या सर वही एटॉमिक स्ट्रक्चर फलना ढमकाना कर, बस थोड़ा सा मजा आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये आपको काम आने वाली चीजें, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है जी। तो कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है बच्चों, है ना। और दूसरा होता है हमारे पास प्रोटॉन बच्चों। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम यूनिट बताया मैंने, तो कूलम में लिखना है आपको। और इसका मास क्या होता है, MP का मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो ये होता है 1.674 × 10⁻27 kg होता है। और तीसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन बच्चों, जो आप भी जानते हो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब जीरो चार्ज तो नहीं कह सकते, नो चार्ज कह सकते हो। ठीक है जी। और इसका मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.672 × 10⁻27 kg। थोड़ा देख लेना, 2 यहां या 2 वहां, ठीक है, बस हल्का माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों के अंदर में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं देखो, हाँ ये क्या होगा, 2 होगा और ये होगा 4। थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल उतना से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन पढ़ना तो लिखना तो है, लिख दिया मैंने। अच्छा चलो जी, तो हम आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। ये कहानी सिर्फ यहीं तक होगी, इतना ही याद रखना है आपको। जो बार बार आएगा वो ये आएगी कहानी, ये आएगी कहानी, है ना। इसको समझना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। चलो जी, तो नेक्स्ट काम करते हैं। अब हम सीधी आ जाते हैं कि कब इलेक्ट्रोस्टैट, कब मैग्नेटिज्म और कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो व्हेन, तो चार्ज का जो डिफरेंट मोड है, तो फर्स्ट मोड है रेस्ट। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट तो हम क्या कहते हैं। दूसरा, व्हेन चार्ज इज इन मोशन। एक्चुअली ये पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है, पूरा ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी में हम सारा कुछ पढ़ते हैं। अब मोशन है तो 2 तरह का मोशन होता है बच्चों, है ना। एक होगा यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड होगा, और व्हेन एक्सीलरेटेड स्पीड, एक्सीलरेटेड होगा, एक्सीलरेटेड। तो हम क्या कहते हैं, जब चार्ज जो है ना रेस्ट में होगा तो हम इसकी स्टडी को हमारी अपनी स्टडी कहते हैं अभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच जो होगा उसमें हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मोशन में जब कांस्टेंट स्पीड होगा तो हम इसको कहेंगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, है ना।
तो मोशन में। अच्छा, इसको एक चीज और कहते हैं हम, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी हम इस ब्रांच को कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है ये, कि इलेक्ट्रोस्टैट एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में दो ब्रांच होगा, एक हमारा है मैग्नेटिज्म और एक हमारा है एक्सिलेटेड जब होगा तब हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। यहां पर सिर्फ नाम सुन लो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसके दो डायरेक्शन होते हैं, इसमें दोनों फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड भी होता है। दोनों एक दूसरे से 90% पर इस तरीके से समझो 90 डिग्री पे एक दूसरे का परपेंडिकुलरली काम करते हैं और प्रोपगेशन का डायरेक्शन सीधे की तरफ होता है। ओके, यहां पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की मुझे जरूरत समझ में नहीं आती है। ठीक है जी, ये आपको समझना था, इतना सा बेसिक चीजें थी जो मैंने बता दी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के दो पार्ट, जब मैग्नेटिज्म होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। ठीक है, अब क्या भाई, तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, मजे करो, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ो। क्या है? टू काइंड्स ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं बच्चों। एक होता है नेगेटिव, जिसको ऐसे भी लिख दीजिए, और दूसरा होता है पॉजिटिव, जिसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में कुछ कुछ रिलेशन होते होंगे। तो नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा वो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। ऐसा थोड़े ना है कि जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या ये नहीं होगा, मतलब प्रोटॉन नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे क्लोरीन से क्लोराइड बनाते Cl माइनस होता है ना, तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस हो गया तो हम क्या कर दिए, उसको नेगेटिव चार्ज कर दिए। ठीक है जी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन समझ लीजिए, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। ठीक है जी, है ना। अब इसका एक इसी में एक कहानी है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब पॉजिटिव क्या करता है और नेगेटिव क्या करता है। देखो, जब आप दो नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देख लो, है ना, यहां देखा मैंने। अब इसकी कहानी क्या है, जब पॉजिटिव चार्ज एक साथ रखे जाएंगे और नेगेटिव चार्ज, अच्छा ये कहानी पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना आर्बिट्रली चूजन था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, आर्बिट्रली चूजन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको कुछ दिया था, HCV देखोगे तो बहुत क्लियर लिखा हुआ, इसमें उतना कहानी मैंने बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो जब सेम नेचर का चार्ज होगा तो हमारा रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, रिपल्सन काम करेगा, और अगर अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्शन होगा, है ना। अट्रैक्शन तो होना ही है, अपोजिट नेचर है तो बच्चों, है ना। चलो बहको मत, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि पॉजिटिव मतलब सेम नेचर है, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, सेम नेचर के चार्ज में रिपल्सन होगा और अपोजिट नेचर के चार्ज में अट्रैक्शन होगा, अपोजिट नेचर। ठीक है जी, मजा आया, है ना। चलो, तो हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने कर लिया कि टू काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ पॉजिटिव मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है जी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें प्रोटॉन नहीं होंगे, बस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज सेम नेचर के चार्ज होंगे एक साथ एक कॉम्बो पैक में, तो ये एक दूसरे को भगा देंगे, भैया जाओ तुम्हारा कोई काम हमारे घर में नहीं है। और जब ये ऐसा आएगा
तो दोनों एक दूसरे को बुलाकर स्वागत करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। ओके जी, चलो। तो ये हो गया फर्स्ट वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब इसका दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत आसान है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर। क्या है हमारा? एडिटिव नेचर या एडिटिविटी ऑफ चार्ज लिखते हैं इसको। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये क्या है? देखो, अलग अलग चार्ज को, मतलब आप जैसे मान लो कि डिफरेंट एक ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। मान लो कि अगर यहां पर मैंने लिखा, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? क्यू से नॉर्मली डिनोट करते हैं बच्चों, याद रखना, क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। तो हम क्या करें, मान लो यहां पे हमारा प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, प्लस Q3 है और माइनस Q4 है। तो हम टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी अगर आपसे कोई पूछेगा तो हम अलजेब्रिकली सम कर देंगे एज इट इज, जैसे कि हम लोग स्केलर क्वांटिटी को करते हैं, है ना। तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is the algebraic sum of all the charges distributed on the different region of a body. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज Q जो होगा बच्चों वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 एज इट इज जो चार्ज दिया हुआ है जिस नेचर का, उसी नेचर में हम लोग इसको नॉर्मल अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, चाहे वो निगेटिव साइन के साथ हो, चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ हो। यही होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसमें तो अगर तुमको 2 लाइन लिखना है तो लिख लो, बहुत अच्छे से लिख लो कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कर सकते हो। किसी भी सिस्टम के ऊपर जो डिफरेंट जगह पर चार्ज है, सबका अलजेब्रिक सम ही उस बॉडी का चार्ज होगा। ठीक है जी, हम वैसे स्क्रीन पर इसका लिख देंगे। ठीक है, चलो। मतलब हुआ ये थर्ड प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी में इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन। कि चार्ज हमेशा क्या होता है बच्चों? हमेशा कंजर्व होता है किसी भी सिस्टम का। और आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, कि ऐसा सिस्टम जिस पर कोई बाहर का इफेक्ट अंदर ना आए और अंदर का इफेक्ट बाहर ना जाए, वैसी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो जब हम क्या बोलते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कंजर्व्ड, मतलब चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो आगे हम इसको समझे कि कैसे ये होता है एक्चुअली बच्चों, है ना। ये तो आप लोग एनर्जी में भी पढ़ चुके हो, एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। तो उसी तरह की कुछ कहानी है। इसका एग्जांपल देख लो आप इसका एग्जांपल देखोगे तो आप मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है, कोई सा भी एक सिस्टम है इस तरीके का, उसमें आपने एक रखा हुआ है, क्या चीज, कुछ भी है, समझो कुछ भी है, और एक हमारे पास इस तरह का चार्ज है। ठीक है जी, अब अगर मैं बोलूं कि इस पर कुछ भी चार्ज था और इसमें से मैंने, अच्छा ट्रेवल कौन करता है एटम में? कौन ट्रेवल करता है? क्या ट्रेवल में प्रोटॉन ट्रेवल करता है क्या? नहीं ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। खैर यहां पर हम वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर मान लो कि +5e चार्ज आ गया, कुछ तो भी मैंने किया जिसकी वजह से यहां पर +5e चार्ज हो गया। और इनिशियली बच्चों इसमें 0 चार्ज है, Q = 0 है टोटल चार्ज इस पर। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर कुछ तो भी किया, एक दूसरे को रब किया, फलना किया, ढिमकाना किया, तो इस पर कितना चार्ज आ गया? इस पर -5e चार्ज आ गया। देखो अगर दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम में जो रिमेन जो चार्ज था वही चार्ज हो जाएगा, ±0। ओके जी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंजर्वेशन, चार्ज हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। इसको इस तरीके से और समझ सकते हो बच्चों। आप देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, है ना, देखो मैं मान लो हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम पे यहां पे एक चार्ज है, यहां पे कुछ चार्ज है, यहां पे कुछ चार्ज है ना। हाँ जी,
मान लो इस पर चार्ज था +5 कूलम, इस पर था +7 कूलम और इस पर था +2 कूलम। ठीक है जी, इसको मैंने कुछ तो भी किया और कुछ भी किया, अंदर बाहर से कोई इफेक्ट नहीं डाला, अंदर में ही कुछ करना पड़ा, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ गया +2 कूलम और प्लस टोटल चार्ज कितना है, हाँ कुछ भी करो यार, चलो इस पर मान लेते हैं +7 कूलम, इस पर +7 कूलम आ गया चार्ज, है ना। इस पर आ गया आपको +5 कूलम। तो बताओ बच्चों कि इस पर कितना चार्ज होगा इस वाले मेथड से। कंजर्वेशन ऑफ के को अगर ब्रेन में अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले तो पहला वाला एग्जांपल बता दिया, दूसरा एग्जांपल देख लो। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस है, पहले हमको बिफोर कितना चार्ज था देख लो, +5 था, +7 था 12 और +2 14 था, तो टोटल 14 कूलम, है ना, बिफोर था। तो बाद में भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कि चार्ज हमेशा सिस्टम का कंजर्व होता है। ये हमारा इसलिए सिस्टम है ना, आईएस है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसको, तो यहां हमारे पास कितना आ गया 7 प्लस यहां पे 5, कितना आया 7 + 5। अरे कुछ तो भी करो, छोड़ो इसको मान लो कि इसको मान लो 10 कूलम आ गया, है ना। अब बताओ कितना चार्ज होगा, तो +7 + 10 + 7 17 हुआ। तो यहां कितना चार्ज आना चाहिए, यहां आना चाहिए -3 कूलम, तभी तो 14 होगा। बिफोर कितना चार्ज है हमारे पास 14 कूलम, ये हमारा बिफोर है, +5 +7 +2 कितना है टोटल 7 5 12 2 14। ठीक है, तो हमारे पास 7 प्लस कितना 17 आ गया, 7 + 10 17 आ गया। तो कितना ज्यादा एक्सेस चार्ज हो रहा है हमारे पास 3, तो -3 करोगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 14 कूलम आ जाएगा। तो यही ऑल अबाउट हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है। और अब जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही मजेदार और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, जो आप लोग क्या करते हो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक मिनट यार, इसका लगता है ना लिंक, पता नहीं क्या हुआ, एक मिनट रुको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है जी, दिख रहा है, हाँ। तो क्वांटाइजेशन, यहां जैसे ही मैंने लिखा कि क्वांटाइजेशन, तो मतलब क्वांटा मतलब पैकेट्स, तो पैकेट्स इसका मतलब मैंने लिखा पैकेट्स, है ना। मतलब चार्ज जब भी होगा क्या चीज में होगा, पैकेट्स में होगा बच्चों, है ना। हाँ, अरे कोई आपको कहे भाई साहब हमारे प्यारे बच्चों कि ये बताओ कि ट्रांसफर जो है ना, हम चार्ज को पैकेट्स में क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं, और होता ही पैकेट्स में रखेंगे क्या, इसको एक चीज और कहते हैं, ये ग्रेनी नेचर का होता है बच्चों, ग्रेनी नेचर का होता है ना। क्या होता है ये, ग्रेनी नेचर का। मैंने ग्रेनी क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि जब आपको मैं आपसे कहूं, मैं आपसे क्या कहूं, मैं आपसे कहूं कि भाई साहब बच्चों, प्यारे बच्चों, मुझे चावल जो है ना, ग्रेन होता है ना चावल, राइस के दाने, उसको कैसे मैं, वो क्या होता है, ग्रेन्स होते हैं, मतलब उसमें क्या होते हैं, गेहूं के दाने हैं, उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मतलब काउंट 1 2 3 4 कर, उसको आटा बना देंगे तो क्या कर देंगे हम लोग नहीं कर सकते ना काउंट फिर। तो वही चीज है, तो हम इसलिए कहते हैं कि चार्ज बीज को भी हम लोग काउंट करते हैं और नंबर्स में काउंट करते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं होता। इस बॉडी का चार्ज आप काउंट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये क्या है, इलोंगेटेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, और एक्सटेंडेड बॉडी पे चार्ज इतना चार्ज है कि इसको काउंट नहीं कर सकते। चार्ज आप 1000 2000 तक काउंट कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेनी नेचर इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रेनी काउंटेबल चार्ज होता है, इसीलिए हम लोग छोटे लेवल पे हम लोग बात करते हैं। ये पैकेट्स में होता है। पैकेट्स इसको ऐसे समझ लो कि मैं आपको बोलूं, मैं अपने किसी को भी बोलूं कि जाओ भाई
थोड़ा सा ऑयल लेके आओ घर से, है ना, मिट्टी का तेल, किरोसिन याद है, तो किरोसिन लेके आओ, तो या फिर ऐसा कह लो कि हाँ मस्टर्ड ऑयल मान लो, ठीक है, कोई बोले कि जाओ मस्टर्ड ऑयल ले लो या शैम्पू ले लो, है ना। तो शैम्पू क्या चीज में बिकता है, क्या चीज बिकता है, पैकेट्स में बिकता है। कोई एक गिलास लेकर जाए, बोले शैम्पू दो, तो बोलेगा नहीं भाई गिलास में शैम्पू नहीं, ये पैकेट है, तुम खोल के डाल लो और तुम जानो, तुम्हारा काम है। जैसे दूध का पैकेट लाते हैं तो घर में खोल के डाल लें अपने उसमें बर्तन जो होता है उसके अंदर में, लेकिन क्या वो बर्तन में खोल के देता है? इन जनरल नहीं देता है। वो कहेगा भाई हाफ लीटर का 200 ml का पैकेट्स है, तो दूध पैकेट्स में बिकता है, आपको गिलास में नहीं देगा जाकर के। और नॉर्मल खुदरा दुकान, मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो उसी केस में जिस तरह से शैम्पू लाने जाओगे तो छोटे छोटे पाउच में देता है, वो पैकेट्स में देता है, खोल के तो नहीं देता, है ना। तो वही चीज है, तो जैसे उसका नेचर है कि वो पैकेट्स में बेचा जाना है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी नेचर और चार्ज का भी नेचर, प्रोटॉन का भी नेचर है कि वो क्या करेगा, काउंट में देगा। 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से हम दे सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई कहे आपको कि 2 बॉडी है, ऐसा बॉडी है, ऐसा बॉडी है, और यहां से आप चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसफर कौन होता है? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होता है। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली क्या कभी देखा है प्रोटॉन को अंदर से ट्रांसफर करते हुए? नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करते हैं, है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं? 1 2 3 4, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 1 ई कर सकते हैं, 10 ई कर सकते हैं, 1 ई कर सकते हैं, 50 ई कर सकते हैं। किसी को देखा है 3.5 ई ट्रांसफर करते हुए? हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, है ना, 5 आदमी दे, 5.5 आदमी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है चार्ज के साथ भी, कि चार्ज हमेशा पैकेट्स में होता है। देखो मैंने कई तरह से समझाने की कोशिश की है आपको, एग्जैक्ट एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश की किस तरह का नेचर होता है चार्ज का। चार्ज क्या, उसको पैकेट्स में हम लोग करते हैं, उसको हम लोग ग्रेनी नेचर कभी से भी इंप्लीमेंट करते हैं, उसको हम लोग काउंटिंग में हम लोग करते हैं। जैसे पैकेट्स में मैंने बात की, शैम्पू का पैकेट्स होता है, उस तरह के छोटे छोटे पाउच में हम करते हैं। उस तरह का एग्जांपल देने की जो आपके दिनचर्या में रोज में आपको दिखता है, उसको मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो अब देखो कोई ये कहे कि भाई यहां से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे भाई, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो? 50, 100, 1000 ही कर सकते हो ना। 10.5 इलेक्ट्रॉन, 11.5 इलेक्ट्रॉन, 12.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर सकते ना। 12.5 करने को कोई कहे तो करोगे क्या? नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। 5.5 आदमी ट्रांसफर होता है क्या? नहीं। 6 आदमी या 5 आदमी ट्रांसफर कर सकते हो। उसी तरीके से तो हम कहते ही हैं, तो मान लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल चार्ज प्लस माइनस NE, ऐसा हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कि चार्ज हम लोग ट्रांसफर इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ऑलवेज टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी जो होता है वो इंटीजर में, मतलब इंटीजर में। फाइनली बात ये हुई कि इंटीजर में हम ट्रांसफर करते हैं, डेसिमल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ना कि टोटल चार्ज बच्चों जो बॉडी पे होता है ना, वो क्या होता है, 100 प्लस 100E 10E भन, तो मतलब जितना 100 मतलब NE, मतलब NE 100E प्लस माइनस 100E मतलब NE। तो N क्या हो गया 100 और E क्या हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसको डेफिनेशन के तौर पर हम लोग कैसे लिखते हैं वो लिख लो, है ना। मैं लिख भी देता हूं यहां पे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, है ना। तो लिखोगे द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्या, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a smallest unit of charge, a smallest unit of charge लिखते चलो,
which is equal to the charge on इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये लिख सकते हो। दैट इज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया डेफिनेशन, एक तरीके से आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको? डेफिनेशन की टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दैट इज प्लस माइनस 1.6 इंटू -19 कूलम। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये हो गया कि Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं जो सेकंड लेक्चर लूंगा इसमें तो इसमें प्रॉब्लम भी करूंगा। तो प्लस माइनस NE होता है। चार्ज कितना होता है? प्लस माइनस NE, वेयर N क्या है हमारा? नंबर ऑफ इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और प्रोटॉन जो भी, तो इंटीजर है ना। और ये क्या है? E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस माइनस में। और Q क्या है? टोटल चार्ज, है ना जी। तो समझ में मुझे लगता है कि आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन एक्चुअली क्या है। क्वांटा मतलब ही पैकेट्स होता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से इसको रिलेट करते हैं। ग्रेनी नेचर हो सकता है, पैकेट्स में कर सकते हैं। हमने आपको डिफरेंट एग्जांपल दिया है क्वांटाइजेशन को समझाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हम एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मान लेते हैं और उसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। मतलब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस पर जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर कोई कहे आपको कि सर बताओ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी क्या होगा, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है उसके ऊपर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है तो उसका चार्ज क्या होगा? तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम करके चार्ज कर सकते हो आप, है ना, माइनस में। ओके, तो ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कि ये जो फलना चार्ज है वो चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर में, आपके 12th बोर्ड में आ सकता है कि बताओ कि 1.8 इंटू 10⁻, इतना चार्ज है, बताओ क्या ये चार्ज पॉसिबल है। अगर वो चार्ज डेसिमल उसका मल्टीपल नहीं होता है, नंबर ऑफ चार्ज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आपका इंटीजर में नहीं आता है, इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। और अगर वो इंटीजर में आ जाता है तो इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल है। ठीक है जी, चलो तो अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखो ऐसे बहुत सारी बातें, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस, राइटिंग मेरी बहुत खराब, चार्ज। ठीक है जी, तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब बहुत आसान सा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ, डायरेक्ट लिख दो, चार्ज ऑन रेस्ट इक्वल टू चार्ज ऑन चार्ज विथ मोशन। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड, अगर चार्ज रेस्ट में हो तो अगर उस चार्ज का मान लो कि 3.62 जो भी चार्ज है, 1.6 एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात कर ले, अगर मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होगा ना, यहां भी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम होगा। अगर चार्ज रेस्ट में चल रहे या चार्ज चलता रहे, भागता रहे, उसको एक थप्पड़ मार के चला दो, स्पीड ले दे 1 न्यूटन फोर्स को, तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनवेरिएंस ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं आती है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना रेस्ट में होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उतना ही मोशन में होगा बच्चों, है ना। तो ये बात, और भी वेरिएंस है, मास की भी बात होती है, वो एम इनको एम वाला फार्मूला वो तुमको जानने, रिलेटिविटी थ्योरी में आता है कि क्या होता है, वेरिएंस एंड मास की भी बात होती है, हम लोग बात करते नहीं उस पर। m0/√1 - v² / c² होता है एक फार्मूला, इसके हिसाब से मास भी डिफर करता है।
लेकिन बहुत छोटे स्पीड के लिए नहीं। देखो यहाँ अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल कर दो कि किसी भी पार्टिकल का स्पीड को, तो क्या कर जाएगा, ये इनफाइनाइट मास हो जाएगा। तभी मास पे फर्क पड़ता है, वरना 40 किलोमीटर जो 40 किलोमीटर पर आवर जो बस चल रही होती है उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता होगा, इतना माइन्यूट पड़ता है कि आपको पता ही नहीं चलता बच्चों कि कितना माइन्यूट पड़ रहा है ना। तो इसलिए आज का क्लास यहीं तक था, है ना, मजा आया होगा। तो मैं आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और हम IIT जी और नीट का इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने रखा हुआ है और मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। तब कराऊंगा जब मैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ बातें कर लेंगे, या हो सकता है बीच में ही मैं आपको करा दूं। ओके जी, चलो जी, बाय।